तो शुरू में आपकी ड्राइंग कुछ इस तरह से दिखेगी। सिर्फ सिंपल शेप्स दिख रहे हैं। मैंने अभी सिर्फ इनिशियल लाइंस को सेटअप किया है। एक बिग शेप में इस पूरे एरिया को मैंने कवर किया है। अब इसको मैं धीरे धीरे और रिफाइन करूँगा। इसमें अभी मैंने कौन सी लाइन कहाँ पे रखी है, क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, उसको मैंने उसके बारे में मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ कि कौन सी लाइन एग्जैक्टली कहाँ पर आनी चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है अभी। अभी एक बिग शेप में पूरी चीज़ को कवर करना ज़रूरी है। तो अब हम इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे, इसमें रेक्टिफिकेशन करेंगे, चेक करेंगे ये पार्ट इससे कितना दूर है और ये इक्वल है कि नहीं है। इस पार्ट के कंपैरिजन में ये पार्ट कितना वाइड है या फिर ये कितना लेंथ कितनी है इसकी, वो चीज़ हम चेक करेंगे इसमें कंपैरेटिव मेजरमेंट के थ्रू। तो वो हम करेंगे। शुरुआत में आपकी ड्राइंग कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। सबसे बिग शेप से पहले आपको ध्यान देना है। अभी मैंने सिर्फ कुछ लाइंस में इस पूरे शेप को कवर किया है। इस तरह से लॉन्ग लाइंस का यूज़ करना है आपको, छोटे छोटे लाइंस का इस तरह से यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आप ओवरऑल पिक्चर को देख पाओगे। तो जब मैं इस तरह से अपने हैंड को मूव कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मेरी आंखें फास्ट मूव हो पा रही हैं और मैं एक पूरा ओवरऑल जजमेंट ले पा रहा हूँ कि लेकिन अगर मैं डिटेल्स में यहाँ पे इसके कर्व्स में खो जाऊँगा, इसकी डिटेल्स में चला जाऊँगा, ये कर्व कितना है यहाँ पे ऐसे बनाने लग जाऊँगा, तो वो मेरे लिए गलत हो जाएगा। वो ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। इसलिए शुरुआत ऐसे की जाती है कि ओवरऑल पूरे बिग शेप में इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब मैं इसमें और एडजस्टमेंट्स कर सकता हूँ। मैं इस कर्व को सेटअप कर सकता हूँ। ये देखूंगा कि ये कर्व कैसा है, ये जो हैंड का पोजीशन है ये यहाँ पे कहाँ पे आना चाहिए। एक और स्ट्रेट लाइन इसके लिए यूज़ करूँगा मैं इस हैंड के लिए। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं इसके लिए, इस एरिया के लिए। ओके, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं इसके लिए। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आपको शुरुआत करनी होती है। शुरुआत में हम धीरे धीरे इस इस पूरे फॉर्म के अंदर जाते जाएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन इन लाइंस का यूज़ करते हुए आपको शुरुआत करनी है। इससे आप एक आर्टिस्ट की तरह जज करना सीखते हैं चीज़ों को। ओके, कि कहाँ से कौन सी लाइन जानी चाहिए। इससे आपको ऑब्जर्वेशन में हेल्प मिलती है। ओवरहैंड ग्रिप का अब मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। इस स्टेज में हमें ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करना होता है। ओवरहैंड ग्रिप का मतलब मैं इस तरह से अपनी पेंसिल को पकड़ रहा हूँ। इस तरीके से नहीं पकड़ रहा हूँ। इस तरीके से हम तब पकड़ते हैं, इसको ट्राइपॉड ग्रिप बोलते हैं। ट्राइपॉड ग्रिप में हम इसको तब पकड़ते हैं जब हमें डिटेल्स करनी होती है। अभी हम डिटेल्स पे नहीं ध्यान दे रहे। डिटेल्स पे हम जाएंगे, बाद में जाएंगे जब ओवरऑल एक स्ट्रक्चर सेटअप हो चुका होगा, जब ओवरऑल शेप्स हमारे एक्यूरेट आ जाएंगे, तब हम इसकी डिटेल्स में जा सकते हैं। इसके कर्व्स पे फोकस कर सकते हैं, सारी चीज़ें एक्यूरेट बन जाए इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। बट अभी मैंने ओवरहैंड ग्रिप में अपनी पेंसिल को पकड़ी है। मैं लॉन्ग लाइंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक फ्लो में पूरे पूरे सब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी मेरा गोल है कि ओवरऑल एक बिग शेप मैं सही कर सकूँ। जब ये लाइंस बन जाती हैं फिर हमें रुकना और ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है। अभी यहाँ पे मेरे को कुछ लाइंस मैंने बनाई हैं, तो इन लाइंस को मैं अभी और रेक्टिफाई करूँगा और देखूँगा। इरेज़र का इस्तेमाल करूँगा। मैं इरेज़र को इस्तेमाल करते हुए मैं एक एक लाइन को थोड़ा सा और क्लीन करते हुए चलूँगा, जिससे जिससे और मैं अपने सब्जेक्ट के करीब आता जाऊँ। अभी तो मैंने रफली इसका एक शेप सेट किया है, जो कि शुरुआत में करना ज़रूरी है, लेकिन हम धीरे धीरे इसके अंदर जा रहे हैं। बेसिकली हमें बिग टू स्मॉल जाना है। बिग शेप टू स्मॉल शेप, बिग शेप, फिर उसके बाद जाएंगे स्मॉल शेप्स पे। अभी हम बिग शेप्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ओके, ये वर्ड्स ध्यान रखने ज़रूरी है। बिग शेप्स, स्ट्रेट लाइंस, प्लेसमेंट, हम अभी चीज़ों का प्लेसमेंट कर रहे हैं। ओके, कौन सी चीज़ कहाँ पे ओवरऑल आनी चाहिए, वो चीज़ अभी हम देख रहे हैं। किस चीज़ की जगह उसको कहाँ पर मिलनी चाहिए, वो हम देख रहे हैं। और अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं, धीरे धीरे करके हम और रिफाइन करेंगे कि कहाँ पे किसकी जगह आनी चाहिए।
तो इस तरह से धीरे धीरे डिटेल्स ऐड करने से हम अपने सब्जेक्ट के ज़्यादा करीब जा पाते हैं। यहाँ पे मैंने अपने सब्जेक्ट में फाइन रिफाइनमेंट्स करते हुए धीरे धीरे लाइंस बनाई हैं। अब इसको मैं और जिस तरह से क्लीन करता जाऊँगा तो ये और सही होता जाएगा और एक्यूरेसी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही बड़े से छोटे में आपको शुरुआत करनी होती है। पहले आप बड़े शेप्स पे ध्यान देते हैं, ये वाली लाइन कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइंस में हर चीज़ को कन्वर्ट करते हैं। ये वाली स्ट्रेट लाइंस कैसे होनी चाहिए, ये वाली कैसे होनी चाहिए, ये एंगल कैसा होना चाहिए, ये जो एंगल मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये भी इसके इक्वल है कि नहीं है, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें बाहर का स्ट्रक्चर हो जाता है, आपने देखा कि मैंने शुरुआत में बाहर की लाइंस पहले करी, उसके बाद में धीरे धीरे अंदर गया। ये वाला पार्ट मैं अभी कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैंने अभी शुरू किया है करना। तो अब मैं इसमें और रेक्टिफिकेशन करूँगा, ये छोटी छोटी डिटेल्स बनाने की तरफ जाऊँगा, वो भी धीरे धीरे। तो ये मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक रूल है, स्टार्ट ओवर फिनिश रूल। स्टार्ट ओवर फिनिश रूल स्टार्ट ओवर फिनिश रूल का मतलब है कि जो स्टार्टिंग का स्टेज है जिसमें हम बड़े बड़े लाइंस पे फोकस करते हैं, उस पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा फोकस देना है कंपैरेटिव टू उस स्टेज के जो जब हम फिनिशिंग करते हैं, जब हम छोटी छोटी डिटेल्स बनाते हैं। फिनिशिंग का मतलब यहाँ पे डिटेल्स से है। जब हम छोटी डिटेल्स बनाते हैं उसको आपको कम इम्पोर्टेंस देनी है, और जो स्टार्टिंग वाला स्टेज है, जो ओवरऑल शेप्स वाला स्टेज है, उस पर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। इस रूल का मतलब है कि आपको शुरू के स्टेज पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। ओके, तो अब मैं इसमें और रिफाइनमेंट्स कर सकता हूँ और एडजस्टमेंट्स कर सकता हूँ धीरे धीरे। अब मैं छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ, छोटे छोटे कर्व्स पे ध्यान दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे लाइंस हैं, छोटे छोटे शेप्स हैं, इन पे मैं ध्यान दे सकता हूँ कि ये ज़्यादा कर्व है, ये जो कर्व है ये ज़्यादा कर्व है या फिर थोड़ा कर्व है, या फिर ये छोटा सा डिस्टेंस कितना है, या फिर ये कर्व है, ये इसका एंगल क्या है। ये बहुत स्लाइट चेंजेस है, छोटे छोटे चेंजेस है। तो यहाँ पे मैं फोकस कर सकता हूँ। ये टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र है, पेंसिल इरेज़र जिसको कहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को इरेज़ करने में काम आती है, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। बट बेसिकली टूल्स ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल इस इरेज़र को भी कट करके काम चला सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ है कि आप जब बाद वाले स्टेज में आ जाएंगे तब आप छोटी छोटी डिटेल्स को भी इरेज करेंगे, उनको रेक्टिफाई करेंगे। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर छोटी छोटी डिटेल को, हर छोटी छोटी मिस्टेक को, जो भी हम मिस्टेक कर रहे हैं, ये जो एंगल में बना रहा था, जब मैं ओवरऑल लाइंस बना रहा था, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये एंगल कैसा है, ये ओवरऑल एंगल कैसा है, ये मैं देख रहा था। अब उस एंगल में थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस हो तो वो मुझे रेक्टिफाई करना है, उस पर फोकस करना है। ये नहीं कि अगर ये एंगल ऐसा है और ये ऐसा होना चाहिए, तो थोड़ा सा अगर ऐसा है और मुझे दिखा मेरी गलती, तो ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि थोड़ा सा ही तो फ़र्क है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऐसा सोचते हो और थोड़ा आलस दिखा देते हो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने में, तो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो मिलके बड़ी मिस्टेक बन जाती है और आपकी ओवरऑल ड्राइंग ख़राब हो जाती है। तो ये एक मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। ओके, एक रूल मैंने आपके साथ शेयर किया, स्टार्ट ओवर फिनिश। इस पे आपको काम करना है, स्टार्टिंग के स्टेज पे ज़्यादा फोकस करना है। जो भी शेप्स बनेंगी, एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो शेप्स बन रही हैं, हर जगह शेप्स बनती हैं। आप ऑब्जर्व करना कि हर जगह आपको शेप्स दिखाई देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक शेप बन रही है, ये एक शेप बन रही है इस शैडो की। देख रहे हैं आप, ये डार्क डार्क एरिया में एक इस तरह की शेप बन रही है। कौन सी शेप है हम नहीं जानते, बस एक रैंडम शेप है। ये एक रैंडम शेप है इस तरह की। तो ये शेप अब मैं अपनी ड्राइंग में चेक कर सकता हूँ कि यही सेम शेप मेरे ड्राइंग में बन रही है कि नहीं। मैं यहाँ से अगर इस तरह से जाऊँ तो मेरी ड्राइंग में भी इस तरह की एक शेप बननी चाहिए, तब मेरी ड्राइंग जो है वो एक्यूरेट होगी मेरे रेफरेंस के। ओके, तो शेप्स को आपको ऑब्जर्व करना है। ये वाली शेप कैसी है, ये वाली शेप कैसी है,
ये जो डार्क एरिया है उसकी शेप कैसे बन रही है, ये वाला जो एरिया है इसकी शेप कैसे बन रही है, ये इस तरह से एक शेप बन रही है। ओके, यही शेप मेरे रेफरेंस में बन रही है कि नहीं वो मैं चेक कर सकता हूँ। ओके, नेगेटिव शेप्स भी आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला पूरा एरिया है, ये वाला, ये भी एक शेप है। देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया जो है वो एक शेप है। तो ये शेप मेरे मेरे ड्राइंग में भी सेम दिख रही है या नहीं वो मैं चेक करूँगा। ओके, ये वाला शेप मेरे ड्राइंग में एक्यूरेट इसकी तरह हो रहा है कि नहीं। ये जब छोटी छोटी चीज़ें हम चेक करते हुए अपनी ड्राइंग को अप्रोच करते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। हम एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाते हैं प्रोपोर्शंस को, लाइंस को। ओके, तो आज मैंने आपको सिर्फ लाइंस के बारे में बताया, लाइंस की एक्यूरेसी कैसे लाते हैं, लाइंस में कैसे प्रोपोर्शनेटली सही बनाते हैं अपने लाइंस को, प्रोपोर्शंस को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, इस तरीके से पेंसिल के थ्रू ऑब्जर्व भी कर सकते हैं हम। ओके, इसके बाद आता है वैल्यूज़ का स्टेज। कौन सी चीज़ कितनी लाइट है, कौन सी चीज़ कितनी डार्क है, कहाँ पे लाइटनेस आनी चाहिए, कहाँ पे डार्कनेस आनी चाहिए, कहाँ शैडो है, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ पे हाफ टोन्स है, कहाँ पे हाफ टोन्स का मतलब होता है जो मिडल वैल्यूज़ है, ये डार्क वैल्यू है, ये लाइट वैल्यू है, इसके बीच में जो वैल्यू है वो हाफ टोन्स है। हाफ टोन्स कहाँ पर आने चाहिए, यहाँ पर आएंगे हाफ टोन्स, यहाँ पर आएंगे हाफ टोन्स। तो वो ऑब्जर्व करना नेक्स्ट स्टेज का पार्ट है। अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हमारी ड्राइंग का।